So very good morning to all of you. In the previous lectures, we have read about electric current, conventional current, drift velocity, derivation we have done. ठीक है, तो आज और ओम्स लॉ भी हमने कर लिया है. आज हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे. लास्ट टाइम सिलेबस में कलर कोड्स नहीं था ड्यू टू कोविड, बट दिस टाइम जो अभी करंटली जो सिलेबस अभी आया हुआ है उसमें ये है टॉपिक, तो हम पढ़ लेंगे इसको एक बार. अब बाद में अगर कुछ चेंजेस होंगे तो दैट आई विल इन्फॉर्म यू. बट लास्ट टाइम ये जो 8 नंबर का जो टॉपिक है कलर कोड्स ऑफ कार्बन रजिस्टर, वो ड्यू टू कोविड सिलेबस वाज रिड्यूस्ड. तो yesterday we have read about Ohm's law. Ohm's law, V directly proportional to I. Current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied. You have to learn that until there is a potential difference, current cannot flow. करंट सिर्फ और सिर्फ तभी फ्लो करेगा जब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा. ओके, बट देर आर सम कंडीशंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. इफ यहाँ पे वर्ड लगा दिए इफ की, अगर द फिजिकल कंडीशंस या फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, तो V इज इक्वल टू आई आर. अगर दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा. अगर किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में अगर ग्राफ ऐसा बना हुआ है तो इट स्टेट्स दैट दीज टू टर्म्स on x-axis and y-axis are directly proportional to each other. Okay. Value of resistance capital R depends upon the nature, dimensions of the conductor. SI unit of resistance is ohm. Resistance capital R, the resistance of the conductor is the opposition offered by a conductor to the flow of electric current through it. 1 ohm, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर डेफिनेशन बना सकते हो. ये डायमेंशंस आपको याद रखनी है. ओके, नेक्स्ट, ये सब आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं. दो फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करता है जो आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे. लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इट मींस एक दो वायर्स है, एक लंबी है एक छोटी है. लॉन्ग वायर, शॉर्ट वायर, तो लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के. और ये आपने याद रखना है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा. इसका मतलब एक लंबी वायर है एक छोटी वायर है, लंबी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा तो उसमें करंट कम होगा. ओके, नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई उसकी, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इसका एग्जांपल ये आ जाएगा कि अगर एक मोटी वायर है एक पतली वायर है तो मोटी वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा क्योंकि उसका एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. और जो थर्ड क्वांटिटी है नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर. नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, तो यहां से एक नई टर्म आती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. वो कैसे हम निकालेंगे? देखो, ऊपर के जो दो फैक्टर्स हैं, अब हमें पता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हमने ऐसे लिख लिया R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. जब आप इस कांस्टेंट को हटाओगे, जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाओगे, इक्वल टू में कन्वर्ट करोगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है. वो कांस्टेंट क्या है? रो. रो आपने पहले भी पढ़ा है, डेंसिटी का सिंबल होता है. यहाँ पर रो किसका सिंबल है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन R एंड रो? R is the resistance of the material. जैसे कि सिल्वर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, या कॉपर का रेजिस्टेंस है. बट जब हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी, वर्ड उसके आगे एक वर्ड आ गया स्पेसिफिक. स्पेसिफिक का मतलब पर्टिकुलर. तो पर्टिकुलर क्या? मान लो आपके पास एक बहुत लंबी वायर है. अब इस पूरी वायर का तो रेजिस्टेंस निकालेंगे हम क्या करेंगे? अब कहीं पर भी हमने कोई फिटिंग करनी होती है, कुछ भी करनी होती है, तो हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर लेंथ की वायर लेते हैं ना. ऐसा नहीं कि हम जितना भी वो रोल पूरा है वही लगा लेंगे. जितना हमें पर्टिकुलर लेंथ चाहिए हम वही करेंगे. तो उसका हमने एक छोटा सा एक हिस्सा ले लिया और अगर हम उसका रेजिस्टेंस निकालें और हिस्से की लंबाई कितनी होगी? 1 मीटर, और एरिया कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे फिक्स है. इसीलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता.
Resistance depends on length and area, but specific resistance will not be affected by change in length or change in area because there is a condition. Specific resistance condition है कि 1 मीटर की लेंथ होनी चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए. Okay. Thus, the resistivity of the material of a conductor is defined as the resistance of unit length. उसने कंडीशन लगा दी ना यहाँ पर कि ये रेजिस्टेंस है यूनिट लेंथ का with unit area of cross section of the material of the conductor. Okay. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी की? देखो रेजिस्टेंस की थी ओम, इसकी है ओम मीटर. नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टिविटी को इफेक्ट करते हैं? देखो बेटा, ये जितने भी छोटे छोटे डेरिवेशंस है ना, इनमें आप मेन मान के चलो दो डेरिवेशंस है. कौन सी दो डेरिवेशंस है या दो फॉर्मूलेज हैं? एक तो आपको याद होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? vd इज इक्वल टू e. आप e की जगह क्यू भी लिख सकते हो, e. ठीक है, ये हो गया आपके पास ई ई टाउ अपॉन एम. ई ई टाउ अपॉन मास. एक तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है. अच्छा, अगर आप ई की वैल्यू पुट कर दोगे तो ई की वैल्यू क्या होती है? वी अपॉन एल, पोटेंशियल अपॉन लेंथ. तो ये आ जाएगा ऐसे. ठीक है, तो ये वीडी का फॉर्मूला आपने याद रखना है. सारी डेरिवेशंस में यूज होगा, छोटे छोटे डेरिवेशंस में. ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला आपने याद रखना है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी. ये फॉर्मूला याद रखना है. ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपने दो याद रखने हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पर v इज इक्वल टू आई आर होता है बेटा, और I का फॉर्मूला आपको पता है NEAVD होता है, ये मैंने अभी आपको बताया. I का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, इनटू R. फिर उसको क्या कर लेंगे हम? फिर हम VD का फॉर्मूला पुट कर लेंगे. हमने VD का फॉर्मूला पुट कर लिया यहाँ पर. इसको हम थोड़ा सा रीशफलिंग करेंगे. रीशफलिंग करके देखो यहाँ पे R N E स्क्वायर A, E की वैल्यू भी पुट कर ली हमने V अपॉन L. आप डायरेक्टली एक काम करना, आप यहाँ पर ये जो वैल्यू पुट कर रखी है, आप डायरेक्टली यहाँ पे V अपॉन L को पुट करके करना. ये वाली वैल्यू पुट करना आप, E V टाउ ML. ठीक है, ये हमने पुट कर दिए यहाँ पर. तो ये इसको सोल्व करेंगे, रीशफल करेंगे. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है E इज इक्वल टू V अपॉन L. यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा. फिर हम R का फॉर्मूला निकाल लेंगे. देखो यहाँ पे V से V कट जाएगा, V से V कट गया, M और L ऊपर चले जाएंगे, N E स्क्वायर टाउ और A इधर आ जाएंगे. तो ये किसका फॉर्मूला बना? रो का फॉर्मूला बना. ठीक है, अच्छा दो फॉर्मूले बन गए. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर इन टर्म्स देखना है आपको, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी आप यहाँ से बना सकते हो. ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया और ये किसका बन गया? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया. तो देखो अब तक हमने जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने? आई वी अपॉन आई, ठीक है, या रो एल अपॉन ए. आप ये भी लिख सकते हो. ये तीसरा फॉर्मूला बन गया. रो की वैल्यू कितनी है? एम एन ई स्क्वायर टाउ. ओके, नेक्स्ट. अब रेजिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती. आपने 10th में एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी किया होगा. If the length of a conductor is changed by 3 times या increased by 3 times, what will be the change in resistance and resistivity? तो रेजिस्टेंस पे तो चेंज होगा 9 टाइम्स. अगर लेंथ बढ़ी तो तीन गुना बड़ी लेंथ, तो उसका स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगी. तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 टाइम्स. लेकिन रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो रो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी since the value of n depends upon the nature of material. इसका रीजन क्या? देखो बेटा, अगर नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे. अगर नंबर डेंसिटी ज्यादा होंगे तो जब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो कोलिजन ज्यादा होंगे. और जब कोलिजन ज्यादा होंगे तो जो एवरेज टाइम है नेगेटिव से पॉजिटिव पहुंचने का वो बढ़ जाएगा. और जब टाइम बढ़ गया तो इसका मतलब करंट कम हो गया. ठीक है, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टाउ, मतलब जितना ज्यादा
टाइम विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा उससे क्या होगा बेटा, उससे भी तो कोलिजन बढ़ेंगे। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल वेलोसिटी है वो भी बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपको पता है कि कोलिजन ज्यादा होंगे। पहले जहाँ पे जो टाइम था वो कम था या ज्यादा था सॉरी, जैसे ही आप उसको ज्यादा हीट कर दोगे, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो जो थर्मल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो भी तो बढ़ जाएगी, और जब वो बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, जो कोलिजन्स है वो बढ़ जाएंगे, मतलब कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन आता है, टू वायर्स ए एंड बी विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैव आइडेंटिकल लेंथ्स एंड आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर देते हैं, बोला छोटा सा न्यूमेरिकल है। आइडेंटिकल लेंथ, तो अगर हम बात करें एल ए इज इक्वल टू एल बी, ठीक है, इज इक्वल टू एल। अच्छा पहली बात तो ये दे रखी है उसने। दूसरा उसने बोल रखा है आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल के बने हैं, इसका मतलब उनकी जो रेजिस्टिविटी है तो वो भी सेम है, सेम मटेरियल के बने हैं तो उनकी मटेरियल भी सेम है। येट वायर ए हैज 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। तो अगर हम रेजिस्टेंस जो दे रखा है ए का वो 4 गुना है रेजिस्टेंस ऑफ बी से, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर इज द डायमीटर ऑफ वायर बी देन वायर ए। अब देखो सीधा सा बिल्कुल सिंपल सा है, पहले तो आप ये लिख लिया करो बेटा आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें लिख सकते हो आप गिवन, ये 3 चीजें दी हुई है आपको, आपको ये बता रखा है कि दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो इतना गुना है। अब आपको पता है ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आर ए इज इक्वल टू 4 आर बी। आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ए लगा सकते हो, यहाँ पे भी ए लिख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे भी ए लिख दोगे आप। उसके बाद 4 आर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो बी एल बी अपॉन ए बी, ठीक है, जो कटता है काट दो, रो बी कट जाएगा बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम है, एल ए एल बी कट जाएगा बिकॉज एल ए और एल बी भी इक्वल है, तो क्या बचा आपके पास ए अपॉन ए बी और 4। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इज द डायमीटर ऑफ बी देन वायर ए, तो ऐसे करते हैं ए बी ए बी इज इक्वल टू 4 ए ए। अब आपको ऐसे फॉर्मूला पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर डायमीटर पूछा उसने याद से, तो पाई आर स्क्वायर तो होता है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डायमीटर अपॉन 2, यहाँ पे पुट कर दूं पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 डी बी स्क्वायर, ठीक है, 4 एज इट इज, ए की वैल्यू ऐसी पाई पाई डी ए स्क्वायर अपॉन 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, ठीक है, स्क्वायर से यहाँ पे काम कर सकते हो, इसका आप स्क्वायर रूट ले सकते हो, ऐसे नहीं कटेगा स्क्वायर से स्क्वायर, आप से स्क्वायर रूट ले सकते हो। ये आ गए यहाँ पर, तो अब हमारे पास क्या है अल्टीमेट फॉर्मूला, डी बी स्क्वायर डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी ए स्क्वायर। ये आया ना, क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डी बी बचेगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और यहाँ पे क्या 2 प्लस, तो मतलब जो डायमीटर है
वो डीबी का डायमीटर ज्यादा होगा ट्वाइस। और ये बात ध्यान रखो, डीबी का डायमीटर ज्यादा इसीलिए उसका रेजिस्टेंस कम है। एनी डाउट? ठीक है, so this is the numerical you can do. Next, variation of resistivity resistance with temperature. Variation of resistivity resistance with temperature. Resistivity of a metallic conductor increases with increase in temperature. चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे रेजिस्टिविटी हो, दोनों ही टेम्परेचर के साथ वैसे बढ़ते हैं, लेकिन मेटल्स के लिए। अब हमने अलग अलग मटेरियल पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या आएगा और कैसे आएगा। ओके, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा ये चीज। देखो आपने याद रखनी है, चेंज इन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी लिख लेते हैं अभी, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर वन, इनिशियल रेजिस्टिविटी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से पहले जो रेजिस्टिविटी थी उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को कितना चेंज कर रहे हो, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, इनिशियल और चेंज इन टेम्परेचर पे। अब मान लो एक रबड़ की बात करें, आपने उसको पहले से स्ट्रेच कर रखा है, तो उसके बाद अगर आप ज्यादा उसे स्ट्रेच करने जाओगे तो वो टूट जाएगा ना अल्टीमेटली। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी उस पर जीरो पे है वो, और अगर आप जीरो से खींचना स्टार्ट करोगे तो आप ज्यादा देर तक उसे खींच पाओगे। तो इनिशियल रेजिस्टिविटी उसकी कितनी है, या अगर आपने पहले से उसका टेम्परेचर बढ़ा रखा है बहुत ज्यादा, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो यही है कि चेंज आप कितना बड़ा कर रहे हो। अब जब आप चेंज की बात करते हो तो चेंज का सिंबल क्या होता है? डेल्टा, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो डेल्टा आर, सॉरी डेल्टा रो, क्योंकि क्या सिंबल है हमारे पास? रो, रेजिस्टिविटी का सिंबल है रो, तो डेल्टा रो। अच्छा, कैन एनीवन टेल हाउ वी कैन फाइंड द चेंज इन रेजिस्टिविटी? कैसे निकालोगे आप चेंज? कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, ये हमने 10th में 11th में बहुत बार किया। जब भी आपको चेंज निकालना है तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो डेल्टा रो की वैल्यू क्या होगी? R2 माइनस R1, या आप RF माइनस RI ले सकते हो। RF का मतलब रेजिस्टिविटी, फाइनल रेजिस्टिविटी, और RI का मतलब इनिशियल रेजिस्टिविटी, ठीक है। इनिशियल रेजिस्टिविटी आर, सॉरी रो, रो नोट लिख सकते हो आप इसे, ये भी लिख सकते हो आप रो नोट। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर का लिखोगे डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा रो की वैल्यू हो जाएगी आपके पास रो टू माइनस रो वन, या जैसे इसने कर रखा है रो नोट, तो अगर आपको ये लेना है तो आप ये भी ले सकते हो, रो नोट। और यहाँ पे ले लेंगे हम रो टी, मतलब टेम्परेचर पहले 0 डिग्री टेम्परेचर था तब रो नोट था, इनिशियल वैल्यू थी, और जब टेम्परेचर हमने टी बढ़ाया तो रो टी हो गया, ठीक है। और दूसरा डेल्टा टी, तो यहाँ से यही डेरिवेशन कर रखी है, देखो कैसे उसने यहाँ पे डायरेक्ट कर रखा है। मैं इसको तो करके दिखाता हूँ डेरिवेशन को आपको। अब उसने पहली बात क्या बोली है? उसने पहली बात तो ये बोली है कि जो डेल्टा रो है वो किस पे डिपेंड करता है? वो एक तो करता है, एक तो करता है वो रो नोट पे, और दूसरा किस पे करता है? वो डेल्टा टी पे। किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा टी। दोनों पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ऐसे। ये इनिशियल और ये चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, और ये डेल्टा रो। अब क्या करेंगे हम इसमें? रो टी माइनस रो जीरो। अब आपको पता है जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगता है। यहाँ पे बच्चों बिल्कुल ध्यान रखना कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हटाओगे जो कांस्टेंट लगेगा उसका सिंबल भी आपके पास अल्फा आएगा, अल्फा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आप जब टेम्परेचर निकालोगे डेल्टा टी का, डेल्टा टी कैसे हो जाएगा? इनिशियल टेम्परेचर, सॉरी फाइनल टेम्परेचर
माइनस इनिशियल टेम्परेचर। आपने इनिशियल टेम्परेचर अगर जीरो लिया है तो आप जीरो लिखोगे, अगर आपने T1 और T2 लिया है तो आप T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो आप। मैंने यहाँ पे जीरो लिया है इनिशियल टेम्परेचर, तो इसीलिए यहाँ पे जीरो लिखा। फिर यहाँ से क्या फॉर्मूला आ जाएगा, तो देखो रो टी इज इक्वल टू रो नोट, ये जो माइनस है वो जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस अल्फा रो नोट। आप यहाँ पे डेल्टा टी भी लिख सकते हो, अगर आपको डेल्टा टी भी लिखना है तो भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे डेल्टा टी अगर यूज करूँ तो डेल्टा टी यूज कर लेंगे हम। फिर क्या हो जाएगा, रो नोट कॉमन आ जाएगा, ये क्या आ गया 1, ये क्या बचा यहाँ पे अल्फा, और यहाँ क्या बचा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। ये रेजिस्टिविटी के टर्म्स में, अगर रेजिस्टेंस के टर्म्स में करना है तो सेम ऐसे लिख देंगे हम, आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये लिख देंगे हम। और ये लिखा भी हुआ देख लो यहाँ पर, रो इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट, हमने वहां पे डेल्टा टी लिखा है, आप वहां पे टी माइनस टी नोट लिख सकते हो। एनी इश्यूज, बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन है, ठीक है। देख सकते हो आप लोग आराम से, मैंने करके दिखा दिया आपको डेरिवेशन, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, ठीक है। तो हमें पता है आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो देखो सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे रो की जगह क्या आ गया आर। तो अगर आपने रेजिस्टिविटी टर्म्स में निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, अगर आपने रेजिस्टेंस के टर्म्स में निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा का फॉर्मूला निकाल देंगे, बिकॉज अल्फा एक कांस्टेंट है। अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नोट को उधर ले जाएंगे और ये डिवाइड में आ जाएगा आर नोट इंटू टी माइनस टी नोट। बेसिकली आप क्या लिख सकते हो उसको, आर माइनस आर नोट क्या बताएगा आपको, चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर। आप अगर इसको शॉर्टकट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, याद करने के लिए, डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन आर नोट इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू डेल्टा टी। ये भी गलत थोड़ी है, चेंज इन टेम्परेचर। तो उसकी डेफिनेशन देखो, दस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस is defined as the increase in resistance per unit original resistance per degree Celsius और Kelvin rise of temperature, ठीक है। अब आपको याद रखना है, मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, जो अल्फा की वैल्यू है, मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है, इसीलिए मेटल्स का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंसुलेटर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, तो उनका जो अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। हालांकि ये नहीं है कि इंसुलेटर भी कंडक्ट करने लग जाएगा आप उसको हीट अप कर दोगे तो, ठीक है ना। मैंने एक वीडियो भी दिखाया था आप लोगों को कि अगर एक इंसुलेटर को आप गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, वो जब वो कंडक्टिंग स्टेट में आने से पहले ही वो टूट जाएगा, उसके जो कोवलेंट बॉन्ड है वो टूट जाएंगे सारे के सारे। इसीलिए हम सेमी कंडक्टर को यूज करते हैं। तो सेमी कंडक्टर का जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा, आप देख पा रहे हो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी घट रही है। बट अगर हम डायग्राम बना के दिखाएं मेटल्स का, तो मेटल्स का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी लगातार बढ़ती जाएगी। ये मेटल्स के लिए है बेटा। तो अगर हम ग्राफ बनाए मेटल्स के लिए तो मेटल्स के लिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आती है एलोय। अगर आप एलोय की बात करोगे, एलोयज में अगर हम देखें, एलोयज में क्या होता है, एलोयज में भी अल्फा पॉजिटिव होता है लेकिन स्मॉल होता है। इसका मतलब क्या है, एलोयज का भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ साथ, बट वो जो रेजिस्टेंस बढ़ेगा वो निग्लिजिबल है, मतलब बहुत ही कम रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसीलिए हम अपने ज्यादातर जो डिवाइसेस हैं, जो हीटिंग डिवाइसेस हैं, वहां पे एलोयज का यूज करते हैं, बिकॉज एलोयज की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनका जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के साथ बहुत कम बढ़ता है। अब अगर हम एलोयज का डायग्राम बनाए तो एलोयज का डायग्राम देखो बेटा ऐसे बनेगा, ये मतलब टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ रहा है रेजिस्टेंस, ये तो बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत ही कम बढ़ रहा है। आप देखो जो मेटल्स है उनका रेजिस्टेंस कितनी जल्दी से बढ़ रहा है, एकदम से बढ़ रहा है,
बट जब आप बात करोगे एलओएस की, तो एलओएस का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, बट बहुत ही कम बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर करोगे तो वो तो अलग बात है, बट बहुत ही कम बढ़ रहा है एलओएस का टेम्परेचर। नेक्स्ट टर्म करंट डेंसिटी, जे से डिफाइन करते हैं इसको, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर। एक कंडक्टर में पर यूनिट एरिया पे जितना करंट फ्लो कर रहा है उसे बोलते हैं करंट डेंसिटी। ओके, इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा नॉर्मल टू द करंट होती है। तो जे का फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए। मैंने आपको अभी बताया कि आपको आई का ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। जब आप इसमें पुट करोगे तो आई की वैल्यू एन ई ए वी डी, तो ए से ए कट जाएगा और क्या बचेगा, एन ई वी डी। इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी। देखो बेटा, रेजिस्टेंस का अपोजिट है कंडक्टेंस, ठीक है, अपोजिट इन द सेंस इनवर्स। तो G इज इक्वल टू 1/R। तो R की यूनिट क्या होती थी, ओम। इसकी आप उल्टा लिख दो, ओम, MHO, मो। ओम का सिंबल क्या था, ऐसे था ना, इसका सिंबल क्या है, देखो उल्टा ओम, तो इनवर्स है। ऐसे ही इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इस कंडक्टिविटी, इसको सिग्मा से नोट करते हैं, इसकी मो मीटर, ठीक है। अच्छा, ये बेटा बहुत छोटी सी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये छोटी सी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार 2 नंबर में आ जाती है। डायरेक्टली बोल देंगे डिराइव दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूले को डिराइव करके दिखाओ आप, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, कई बार पेपर में ऐसे लिख देते हैं वेक्टर J इज इक्वल टू सिग्मा ई, प्रूव करके दिखाओ इसको। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है। J इज इक्वल टू सिग्मा ई, वी नो दैट, अब हमें पता है कि I का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई ए वी डी। मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ कि आपको ये दो फॉर्मूले I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो I का फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी, फिर हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले में वी डी की वैल्यू पुट कर देनी है, तो एन ई स्क्वायर ए टाउ ई अपॉन एम। फिर क्या करेंगे हम, जो ये ए है ना, इसको ए को हम इधर ले जाएंगे, तो जो ए है इसको हम इधर ले आएंगे, ये आ गया हमारे पास, आई अपॉन ए बन गया, एन ई स्क्वायर टाउ ई अपॉन एम। और आप अभी पढ़ के आए हो आई अपॉन ए का किसका फॉर्मूला होता है, करंट डेंसिटी का, जे का। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये वाला एन ई स्क्वायर टाउ एम, ये भी पढ़ के आए हो आप, रो का, 1/रो का। तो 1/रो किसके इक्वल होता है, सिग्मा के इक्वल होता है, तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। अच्छा, अगर वो बोले कि ये निकाल के दिखाओ तो ये भी निकाल सकते हो आप। तो बड़ा ही सिंपल है डेरिवेशंस, 2 स्टेप की डेरिवेशन है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। इस चैप्टर में फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट, सुपर कंडक्टिविटी, ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है जिसपे अभी बहुत ज्यादा वर्क होना बाकी है, बट अभी तक जो इसके शुरुआती रिजल्ट्स जो आए हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको नाम से देख रहे हैं सुपर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी तो हो गई जिस जो अच्छा कंडक्टर हो, जिसका रेजिस्टेंस कम हो। जब हम बात करेंगे सुपर कंडक्टिविटी, तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि जहां पर रेजिस्टेंस नियरली जीरो हो जाए, नियरली जीरो, ठीक है, तो करंट, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है, ऐसा नहीं कि सब में होता है। इन सब मेटल्स एंड एलॉयज व्हेन द मटेरियल इज कूल्ड, जब एक मटेरियल को हम बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस, जब हम इतना ठंडा कर दे, द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल फॉल्स टू जीरो। तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस जो है नियरली जीरो हो सकता है। दिस स्टेट ऑफ जीरो रेजिस्टेंस इज व्हेन द मटेरियल बिकम्स सुपर कंडक्टिंग। तो उस टाइम पे वो मटेरियल कैसा बन जाता है, सुपर कंडक्टिंग बन जाता है। ये इसका फिगर है। यूज क्या है इसका, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स आर यूज्ड व्हेन वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर रिक्वायर्ड in MRI scanners or to reduce losses in power cables. Superconductivity is used to produce very high speed computers. Superconductors are used for the transmission of electric power. ठीक है, नेक्स्ट, अब ओम्स लॉ को हम पढ़ रहे थे, एक छोटा सा टॉपिक था बेटा सुपर कंडक्टिविटी। आगे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो डेफिनेटली ये एक बड़ा टॉपिक है, बट अभी के लिए आपको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज बताने के लिए है कि सुपर कंडक्टिविटी हम तब बोलते हैं जब हम किसी चीज को इतना ठंडा कर दे, इतना ठंडा कर दे कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो लगभग जीरो हो जाए, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है ओम्स लॉ की, नॉन ओमिक डिवाइसेस। देखो ओमिक डिवाइसेस कौन से होते हैं,
जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है। और नॉन ओमिक कौन से होते हैं? ज्यादातर जो आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट जो हम बना रहे हैं ना, वो सारे के सारे ओम्स नॉन ओमिक डिवाइसेस है, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है। दोज डिवाइसेस विच डू नॉट ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस। वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती है? जो बेटा आज आज तो आप एलसीडी एलईडी देख रहे हो ना, इससे पहले जो टेक्नोलॉजी थी ना टीवी की, आप अगर पुराना कोई टीवी किसी घर पे हो तो देखना आप, पीछे एक ट्यूब सी बनी होती है, उसमें खोल के देखना उसको आप, बहुत भारी भी थे वो। तो वैक्यूम ट्यूब्स, सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड हर जगह यूज हो रहा है आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। ट्रांजिस्टर्स, ये भी सुने होंगे आपने, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट एक्सेट्रा। द सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड इज आल्सो यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, ये हम पढ़ेंगे आगे, एंड आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस लॉजिक फंक्शंस। लॉजिक फंक्शंस जैसे कि एक छोटा सा आपको लॉजिक फंक्शन बता देता हूँ कि मान लो आपने अपने उसको फोन को अनलॉक करना है, तो आजकल क्या फिंगरप्रिंट सेंसर आ रहा है ना, तो क्या कर रहा है वो बेटा, आपकी कैपेसिटेंस कैपेसिटिव डिस्प्ले होती है आजकल, वो क्या करता है, आप जो भी उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हो अपने हाथ से, जैसे आपने किसी ऐप पे क्लिक किया अपनी, तो क्या करता है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और फिर उसको लॉजिकली परफॉर्म करके वो जो भी आपने ऐप है वो ऐप को खोल देता है। तो कंडीशंस लगा दी उसमें, लॉजिक फंक्शंस। तो यहाँ पर देखो ग्राफ ऐसे है। अब अगर यही हम किसी और की देखें, थायरिस्टर होता है एक डिवाइस, ठीक है, जिसमें 4 अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर होती है। उसमें भी देखो इन दोनों कंडीशन में आपको ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा, जबकि ओम्स लॉ में जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन था। तो दोनों के दोनों नॉन ओमिक डिवाइस है। तीसरा, अ मोर फंडामेंटल ब्रेकडाउन ऑफ ओम्स लॉ अकर्स इन सर्टेन एलॉयज। कुछ एलॉयज में तो जो ओम्स लॉ है बिल्कुल ही मतलब अलग से ही पड़ जाता है, ठीक है। वो क्या है कि लो टेम्परेचर पे it is observed that resistance of a uniform wire made up of the alloy of length 2L is more than twice the resistance of the wire of length L। ये तो हमें पता ही है कि जो रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ 2L है, मतलब ट्वाइस है किसी दूसरी वायर से जिसकी लेंथ L है सिर्फ, क्योंकि R directly proportional to L। This can be understood in the terms of wave character of electrons, which leads to interference effects. This increases resistance beyond what would be if electrons flowed like water। यहाँ पर देखो बेटा एक ये जो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आ रहा है ना, ये वाला, ये अलग है। जबकि मैंने अभी तुम्हें क्या पढ़ा है कि एलओएज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट बहुत ही कम बढ़ता है। लेकिन यहाँ तो नेगेटिव रेजिस्टेंस भी आ रहा है, घट भी रहा है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये कर सकते हो आप। न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है, करने हैं आपने, ठीक है। नेक्स्ट टर्म, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। इलेक्ट्रिकल पावर डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। P इज इक्वल टू वी आई, एक फॉर्मूला होता है, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी एक फॉर्मूला होता है। यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल पावर की? वाट। बट एक और टर्म आपने पढ़ी हुई है जिसमें हमारे घरों का बिल आता है, किलो वाट आवर। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट। जो आप बोलते हो ना कि हमने इस बार मतलब हमारा जो बिल है वो 170 यूनिट आया है या कुछ भी, तो बेटा वो किलो वाट आवर के इक्वल होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम बोलते हैं इसको। तो आई स्क्वायर आर टी वी आई टी वी स्क्वायर आर अपॉन टी, ये कुछ फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है, ये आपने पढ़ने हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला भी है यहाँ पर, वी आई टी, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो टर्म है ये, इसको आई स्क्वायर आर टी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है ये। अच्छा, नेक्स्ट, ईएमएफ, इंटर रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। ईएमएफ बेटा क्या होता है? ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ऑफ अ सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स of the cell when no current is drawn from the cell। ये याद रखना। देखो बेटा, टीपीडी, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ने की बजाय इसको समझ लो। आप बाजार से एक सेल लेके आए, ठीक है, वो जो सेल है उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट। वो जो 1.5 वोल्ट है बेटा वो इसका ईएमएफ है।
ठीक है। लेकिन जब आपने उसको यूज किया तो वो पूरे आप एमीटर होगा या वोल्ट मीटर होगा या गैल्वेनोमीटर होगा, जो भी आपके मीटर है, मल्टीमीटर आते हैं आजकल, आप अगर उससे चेक करोगे वो सेल कितना ईएमएफ दे रहा है, तो कभी भी पूरा 1.5 वोल्ट का ईएमएफ नहीं देगा। या तो वो 1.49 देगा या 1.48 देगा, लेकिन कभी भी पूरा 1.5 नहीं देगा। तो ये जो आ रहा है ना, जो जब हमने सर्किट में लगा दिया उसको, मतलब जब तक हमने उसको ऑफ रखा, उसका हमने यूज नहीं किया, तो उसका ईएमएफ हम कितना सोचते हैं, 1.5 ही सोचते हैं, तो वो ईएमएफ है। लेकिन हम जैसे ही उसको यूज करते हैं ना, तो वो पूरा 1.5 वोल्ट नहीं दे पाता, वो कुछ कम देगा, 1.48 देगा, 1.49 देगा, लेकिन 1.5 नहीं देगा। तो वो क्या है, टीपीडी है। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये डिफरेंस आता है। आपको पता है कि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो करंट कम हो जाएगा, पोटेंशियल भी कम हो जाएगी तरह से, ठीक है। करंट कम हो जाएगा बेसिकली अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो डिफरेंस है ईएमएफ और टीपीटी के बीच में डिफरेंस आता है। तो अब इसे पढ़ो। ईएमएफ ऑफ अ सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब उसमें से कोई करंट निकल ही नहीं रहा, मतलब जब हम उसको यूज नहीं कर रहे। या आप ये बोल सकते हो इन एन ओपन सर्किट, आपने एक सर्किट बना दिया, आपने एक सेल लगाया हुआ है उसमें जिसकी वोल्टेज है 1.5, बट आपने उस सर्किट को ऑन ही नहीं किया, तो उस वक्त उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है या जो उसका ईएमएफ है वो 1.5 वोल्ट है। लेकिन जैसे ही आप उस स्विच को ऑन करोगे, देखो यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में, ओपन सर्किट, ये आपने देखो यहाँ पे जो की है बेटा वो ओपन है, इसका मतलब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा तो उस वक्त जो डिफरेंस आएगा दोनों टर्मिनल्स के बीच में, वो क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। और जैसे ही देखो ये पी को उसने बंद किया, करंट फ्लो हुआ, तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यही फर्क है। और ये फर्क आता क्यों है, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी हो एक लाइन, द टीपीडी ऑफ अ सेल इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। कभी भी टीपीडी ज्यादा नहीं हो सकता ईएमएफ से, बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो बेसिकली आपको ये तीनों टर्म्स रिलेट करनी है। ईएमएफ जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जो उस सेल पे लिखा होता है 1.5 या 3 वोल्ट का जो भी लिखा होगा, वो उसका ईएमएफ है। लेकिन जब आप उसको सर्किट में यूज करोगे तो वो पूरा जितना उस पर लिखा हुआ वो वोल्टेज नहीं दे पाएगा, उससे थोड़ी सी कमी देगा, ठीक है बेटा। अच्छा, internal resistance of a cell is defined as the resistance offered by the electrolyte and electrodes of a cell when electric current flows through it. Internal resistance of a cell depends on the following factors: distance between the electrodes, nature, concentration and temperature of electrode, the nature of electrodes, area of electrodes. ये फॉर्मूला है। मैंने क्या अभी हमने पढ़ा ना कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हमेशा छोटा होता है, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आगे अगर आपने सेल की टर्मिनोलॉजी पढ़नी है तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, देखो आराम से निकाल सकते हो, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो क्या कर लोगे अब यहाँ पर, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I का फॉर्मूला V अपॉन आर, और हमें पता है आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी। आई आर का फॉर्मूला क्या होता है, ई माइनस वी। क्या करोगे आप, इसको इधर ले जाओगे और इसको इधर ले आओगे, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस वी आई आर, ठीक है। और आर स्मॉल आर इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई। आई की हम वैल्यू पुट कर देंगे, वी अपॉन आर यहाँ पे हमने पुट कर दी, तो वी अपॉन आर दोनों से डिवाइड कर देंगे तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टीपीडी, ये पढ़ सकते हो आप। इस पे रेजिस्टेंस को इफेक्ट नहीं होता, ईएमएफ पे इस पे इफेक्ट होता है। पहला पॉइंट तो डेफिनेशन हो गई, द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड ओनली फॉर द सोर्स ऑफ ईएमएफ, इट इज मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ सर्किट, इट इज अ कॉज, इट इज एन इफेक्ट, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली 2009 में आया हुआ है क्वेश्चन और एससीबीएसई 2008 में आया हुआ है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे।
आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसको पढ़िए अच्छे से लेक्चर को। सो थैंक यू ऑल।